Hi guys, what's up and welcome back to Gravity Circle. Welcome back to GC 3.0 एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन और अजियोट्रॉपी मिक्सचर्स के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया था। कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। अब आज के लेक्चर में आप लोग मान के चलो हमारा सॉल्यूशंस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोल या मोलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ देयर मोलर मास। तो प्यारे बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये टॉपिक आप लोगों को करके रखना है। इसमें मुझे किसी भी प्रकार की ढीलम पोली नहीं चलेगी। ह्यूजली इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप एक बार राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ को दोनों को मिलाकर जितनी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, उतनी इंपॉर्टेंस इस अकेले टॉपिक की है। तो गाइस प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ो उजी बच्चों, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट ले लो। 28 मई को शाम 7 बजे अनअकैडमी पर जिस कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ, 8, 9, 10, 10th वाली, जिस कैटेगरी का नाम है जेई नीट फाउंडेशंस, इस कैटेगरी पर जेई नीट फाउंडेशन एनटीएसी, इस कैटेगरी पर हम लोग करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट। वो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, जो चैप्टर में यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज वैसे तो वो टेस्ट 8, 9, 10, 10th के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 7 बजे शाम को वो टेस्ट स्टार्ट होगा, 7:30 बजे एग्जैक्टली वो टेस्ट खत्म होगा। उस टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे, सारे 25 क्वेश्चन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रहेंगे। और उसके बाद 7:30 बजे मैं एक स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर लूँगा। वो स्पेशल क्लास के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस स्पेशल क्लास में मैं उस क्वेश्चन पेपर को, जो कि मैंने 25 क्वेश्चन पेपर का टेस्ट बनाया है अनअकैडमी पर, उसको मैं कराऊंगा सॉल्व, और आप लोग भी उसको साथ साथ में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 11, 12th के बच्चे हो और अगर आप वो टेस्ट नहीं दे पाते हो तो कोई बात नहीं, आप वो स्पेशल क्लास ज़रूर अटेंड करना, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के आईआईटी जेई लेवल के, नीट लेवल के जो सवाल आते हैं वो मैं डिस्कस कराऊंगा। तो डोंट फॉरगेट, आप लोगों को शाम 7 बजे वो टेस्ट देना है और 7:30 बजे फ्राइडे को क्लास अटेंड करनी है, 28 मई को। इज दैट क्लियर? ग्रेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। बेटा देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends upon, colligative properties are those properties which depends upon the number of particles or number of moles or, हाँ ठीक है, number of particles or number of moles of solute irrespective of its nature। क्या बोला मैंने? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एक सॉल्यूशन की, जो सिर्फ और सिर्फ आपके सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स या आपके सॉल्यूट के कितने मोल्स सॉल्यूशन में मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करती है। आपके सॉल्यूट का नेचर कैसा है, उससे सॉल्यूट का साइज कैसा है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ किससे लेना देना होता है? आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, यानी ये क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी, किसी भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नेचर पर नहीं। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा प्यारा बच्चा लोग? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? पक्की बात। हमारे पास में टोटल 4 तरीके की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं, यानी ऐसी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज जो कि नेचर पर ना डिपेंड करते हुए सॉल्यूट के मोल्स या सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहली
प्रॉपर्टी जो आज हम लोग स्टडी भी करेंगे, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure. Second is the depression in freezing point. तीसरी प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथी प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ये पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल या सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा, कितने पार्टिकल्स या कितने मोल्स, ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करती है। अब एक एक करके अपन सारी प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, इन पर आने वाले न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तो हम लोग उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, बट पहले ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हेडिंग डालो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए, सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ गाइज, इसका मतलब क्या है? जब कभी भी आप आपके सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो वोलेटाइल लेते हो, वोलेटाइल यानी जिसकी भाप बन जाती है, आप सब लोग जानते हैं वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय वोलेटाइल? जिसके वेपर्स फॉर्मेशन पॉसिबल हो, जिसका वेपर फॉर्मेशन पॉसिबल हो, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। तो जब कभी भी एक सॉल्यूशन के अंदर आप एक वोलेटाइल सॉल्वेंट यूज करते हो, लेकिन उस वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो, वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हो, तो क्या होता है? देखो, तो मान लीजिए ये आपका एक चेंबर है, ठीक है, और इस चेंबर के अंदर आप लोगों ने एक सॉल्यूशन बना दिया। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों ने सॉल्वेंट तो वोलेटाइल लिया है, यानी जिसके वेपर बनना पॉसिबल है, लेकिन आपने सॉल्यूट कैसा ले लिया? नॉन वोलेटाइल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलेटाइल लेकर ही चलना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, है ना। वोलेटाइल का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके भी वेपर बन जाएंगे। तो मान लो ये पार्टिकल्स तुम्हारे सॉल्वेंट के हैं, ये तुम्हारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। और बीलैक मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ? सॉल्यूट और सॉल्यूट। अब यहाँ पर जब आप ध्यान से देख रहे हो, तो ये रेड कलर वाले आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं सरफेस पर, और ब्लैक कलर वाले आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब आप यहाँ पर देखो, जब इस सॉल्यूशन में, क्योंकि ये सॉल्वेंट ही वेपोराइजेबल है, आपको सिर्फ सॉल्वेंट के ही वेपर्स बनते हुए दिखाई देंगे, यानी यहाँ पर आपको जो भी वेपर्स दिखाई देंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे? सॉल्वेंट के। यहाँ पर आपको जो वेपर दिखाई देंगे वो सिर्फ किसके होंगे? ऑफ सॉल्वेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे। सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से भाप बन के उड़ेगा ही नहीं। समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपके जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर, क्योंकि सॉल्यूट के द्वारा तो कोई वेपर प्रेशर लगाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट के तो वेपर ही नहीं बन रहे हैं। तो हमको राउल्ट अंकल ने क्या सिखाया था? दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, वेयर पी ए नॉट
इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. कैसा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट. एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं. क्या ये कोई परेशानी वाली बात आप लोगों के लिए, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो यहां पर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर, क्योंकि सॉल्यूट के द्वारा कोई वेपर प्रेशर नहीं लगाया जा रहा है. अब यहां पर होता क्या है, यहां पर आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास में एक चेंबर में सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होता, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होता, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट, और वो भी कैसे फॉर्म में, प्योर फॉर्म में. तो आप सब जानते कि सॉल्वेंट की पूरी सरफेस, सॉल्वेंट की पूरी सरफेस किससे घिरी हुई होती, सॉल्वेंट के पार्टिकल से. और क्योंकि सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है, तो यहां पर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वेपर के, वो सिर्फ सॉल्वेंट के होते हैं. अंडरस्टैंडेबल. तो अब यहां पर आप खुद देखो, क्योंकि यहां पर जब सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में था, यानी सॉल्वेंट के साथ कोई और नहीं था, सॉल्वेंट की पूरी सरफेस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से भरी हुई थी. तो जब पूरी सरफेस पर सॉल्वेंट था, मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल के पास में सरफेस एरिया ज़्यादा था, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर आप लोगों को सॉल्वेंट के वेपर्स भी ज़्यादा दिखाई देंगे. और अगर सॉल्वेंट के वेपर ज़्यादा दिखाई देंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर आप स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखेंगे, देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन vapor pressure of solution because in solution surface is also covered by solute particles which are नॉन वोलेटाइल. क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो क्योंकि सॉल्वेंट की वेपर्स ज़्यादा बन रही है, सॉल्वेंट की सरफेस पर सिर्फ सॉल्वेंट है और वो पूरा वोलेटाइल है, इसलिए सॉल्वेंट की सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा हैं, इनफैक्ट सारे ही उसी के हैं, तो उसके वेपर ज़्यादा बन रहे हैं. ज़्यादा वेपर मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर. लेकिन जब आप सॉल्यूशन बना दोगे तो सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट भी आ जाएगा, और सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल भी है. तो जो सॉल्यूशन की सरफेस होगी उस पर सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स होंगे. तो क्योंकि अब सॉल्वेंट को सरफेस पर कम एरिया मिल रहा है, उसके वेपर्स भी कम बनेंगे और वेपर प्रेशर भी कम होगा. और क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इसलिए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में या सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर में सॉल्यूट के पार्टिकल्स का कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि वो वोलेटाइल नहीं है, वो भाप बन के वेपर फॉर्म में नहीं जा रहे. उल्टा वो सरफेस पर एरिया ऑक्यूपाई करके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को भी घटा रहे हैं. अब क्योंकि सिर्फ सॉल्वेंट के ही वेपर बन रहे हैं, सॉल्यूट के नहीं, तो जो आपको सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर दिखाई देगा वो सॉल्वेंट के बराबर दिखाई देगा. लेकिन यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब सॉल्वेंट अकेला था तब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जब वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन के फॉर्म में आया तब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया. एंड दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. यानी सॉल्वेंट जब अपने प्योर फॉर्म में होगा, सॉल्वेंट जब अपने इंडिविजुअल फॉर्म में होगा, तब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. लेकिन जैसे ही आप एक सॉल्वेंट को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के साथ मिलाकर सॉल्यूशन बना देते हो, आपको सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता हुआ दिखाई देगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता हुआ दिखाई देगा. एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहां पर
मैं ऊपर आप लोगों को यहाँ पर स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, and this is called as, and it is called as relative lowering of vapor pressure। इसे relative lowering of vapor pressure बोला जाता है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। इसका रीज़न मेरे प्यारे गुलजारी लालो मैंने आपको दे रखा है, यही इसका रीज़न है। क्या इसके अंदर कोई परेशानी? सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों होता है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए चलो अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द डेरिवेशन। डेरिवेशन की बात करते हैं। और कैसे करेंगे इसका डेरिवेशन, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, ताकि हम मोलर मासेस भी कैलकुलेट कर सकें। तो देखो, सबसे पहली पॉइंट हम लोग सब जानते हैं, वी ऑल नो, कि अगर आपको आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालना है इन सॉल्यूशन, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। आप पीए की जगह इसको P1 ले लो, कोई परेशानी नहीं, P1 ले लो। कुछ न्यूमेरिकल्स में, कुछ एनसीईआरटी वगैरह में शायद P1 लिया हुआ है, P1 ले लो। लेकिन आप ध्यान रखना कि आप P1 किसको बोल रहे हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अगर आप 1 सॉल्वेंट के लिए ले रहे हो तो 2 सॉल्यूट के लिए लेना पड़ेगा। आप इस बात को कॉन्स्टेंट कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर सब एक जैसा लेकर चलना है ना। अगर आप W1 M1 P1 अगर आप ऐसा लिख रहे हो, तो ये सब अगर आप सॉल्वेंट के लिए लिख रहे हो, तो फिर ध्यान रखना W2 M2 P2 ये सब सॉल्यूट के लिए यूज़ करना। और इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे समझ लो, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की वजह से ही आपको सॉल्यूशन का फेस पता चलता है, इसलिए सॉल्वेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए सॉल्वेंट नंबर 1 एंड सॉल्यूट नंबर 2, ऐसे करके आप दिमाग में इस चीज़ को अटका सकते हैं। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ये मेरी याद करने की टेक्निक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू P1 नॉट x1, वेयर व्हाट इज P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and what is x1, mole fraction of solvent। ठीक है, कोई परेशानी बच्चा लोग? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए ग्रेट। दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपका P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर आपसे कोई बोले कि सर ये कितने से कम हुआ, भाई आपने बोला कि जब आपका सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन के फॉर्म में चला गया, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन के फॉर्म में चला गया तब उसका वेपर प्रेशर कितने से कम हुआ। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे डेल्टा P1 नॉट। व्हाट इज डेल्टा P1 नॉट, या इसको मैं P1 नॉट ना लिखते हुए मैं इसको सिंपल P1 लिखना पसंद करूंगा। P1 नॉट क्योंकि प्योर फॉर्म में हो जाएगा, तो अपन इसको लिखते हैं डेल्टा P। आप इसको सिंपल डेल्टा P लिख लो, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी आपका वेपर प्रेशर कितने से कम हुआ। तो मैं बोलूँगा कि जब मेरा सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में था तब उसका वेपर प्रेशर P1 नॉट था, लेकिन जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में गया तब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, PT। व्हाट इज PT, यहाँ पर मैंने PT किसको लिया है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको डेल्टा पी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? देखो, जैसे मान लो आपके पास में एक बेंजीन है और बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 700 है, 700 Hg mmHg। लेकिन जब आपने बेंजीन का सॉल्यूशन बनाया तो इसका वेपर प्रेशर हो गया 690 mmHg। तो अब आपसे कोई ये पूछेगा ना कि भाई सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कितना फ़र्क आया, यानी जब बेंजीन प्योर फॉर्म में था तब उसका वेपर प्रेशर इतना था, लेकिन जब वो सॉल्यूशन बनने गया तो उसका वेपर प्रेशर कम होकर इतना हो गया। तो डिफरेंस कितने का आया? तो आप बोलोगे 10 mmHg का डिफरेंस आया। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ग्रेट। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्योंकि आप लोगों को राउल्ट्स अंकल ने क्या सिखाया, आप लोगों को राउल्ट्स लॉ ने क्या सिखाया कि जब आपके पास में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, जब आपके पास में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, तब इस केस में सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है, तब इस केस में आपके सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है? P1। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? PT इज इक्वल टू P1। P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट का तो कुछ होगा नहीं, तो PT को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, PT इज इक्वल टू P1 नॉट X1। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूं। तो आप यहाँ पर लिखिए पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो अब ये कैसा दिखने लगेगा? देखो, डेल्टा पी यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस PT की जगह पे क्या आ जाएगा? P1 नॉट X1। आपने P1 नॉट कॉमन निकाल लिया, सो P1 नॉट कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर क्या बचेगा? 1 माइनस X1। अब आप लोग सब जानते हो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मान रहे हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगा। तो X2 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 माइनस X1 के। तो इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, 1 माइनस X1 को आप यहां पुट कर दो, तो आपका डेल्टा P किसके बराबर हो जाएगा? P1 नॉट X2 के। हो गई बात, समझ में आ गई? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज करो, इक्वेशन नंबर 3 को रीअरेंज करो। आप क्या करो, जो प्रेशर टर्म्स है उसको सब एक जगह ले जाओ। सो डेल्टा P डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू X2। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा P? डेल्टा P की वैल्यू किसके बराबर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 बिल्कुल क्लियर हो रहा है दैट डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट and it is equal to X2, and this is the formula of relative lowering of vapor pressure. This is the formula for relative lowering of vapor pressure, where P1 naught is the vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of the solution divided by vapor pressure of the pure solvent is equal to X2। क्या ये डेरिवेशन आपको समझ में आया? आराम से डेरिवेशन ऑब्जर्व करो, आराम से डेरिवेशन ऑब्जर्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी तरीके की दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा लोग। आराम से इसको ऑब्जर्व कर लो सो दैट वी कैन मूव। चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। पक्का? अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ किताबों में यहां पर PT की जगह पर P1 लिखा हुआ रहता है। अब आप बोलोगे सर ये P1 क्या है? तो देखो, P1 को भी आप ऐसे ही बोल सकते हो दैट इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, it is the vapor pressure of solvent
इन सॉल्यूशन। तो ये भी वही बात है, क्योंकि हम लोग सब जानते ही हैं, हम लोग सब जानते हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वही सॉल्वेंट का होगा। तो ये यहाँ पर लिखा है ना, देखो Pt इज इक्वल टू P1 लिखा है कि नहीं, Pt इज इक्वल टू P1 याद करो। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर किसी किसी जगह पे आपको फॉर्मूला में P1 भी दिखाई देगा। सो देर इज नथिंग टू वरी, देर इज नथिंग टू वरी। सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक ही होना है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप चाहें तो आप इसको P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 भी लिख सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं, बिल्कुल एक ही चीज़ है। दोनों फॉर्मूले में से जो यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना P1 नॉट प्योर है और P1 सॉल्यूशन के अंदर है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दें या सॉल्वेंट का दे दें, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो है नहीं। चलो इतना नोट कर लिया, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसके डेरिवेशन में। नाउ आपको यहाँ से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक पॉइंट है, यहाँ पर अभी भी एक पॉइंट है कि मेरे को मोलर मास डिटरमाइन करना हो अगर सॉल्यूट का, कि यार सॉल्यूट का मोलर मास क्या है, तो वो कैसे डिफाइन करूँगा। देखो, तो मान लो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। नाउ दिस इज मोल फ्रैक्शन। क्या आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है? x2 यानी कि सॉल्यूट, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बोलो क्या आप इस पॉइंट को लिख सकते हो? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? नाउ एक बात बताओ, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए मोल फ्रैक्शन के, हेनरी लॉ के, मैंने हमेशा बोला है कि नीचे वाला सॉल्यूट की मात्रा यूजुअली बहुत ही कम रहती है, तो इसको नेग्लिजिबल भी मान लो। तो यहाँ पर आप स्टार बना के एक पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लो इसको। तो अब आपका x2 कैसा बन जाएगा? अब आपका x2 बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ तो मैं इसको 2 लिख देता हूँ और इसको मैं 1 लिख देता हूँ। वेयर n2 क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और n1 क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मैंने आपको कहा था सॉल्वेंट को आप 1 से डिनोट करेंगे। तो चलो वैल्यू पुटअप कर दो, तो वैल्यू पुटअप हो जाएगी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये भी एक फॉर्मूला हो गया अगर आपको मोल्स के टर्म्स में बात करनी है। दिस इज फॉर्मूला नंबर 5। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये W का मतलब क्या है? गिवन मास किसका? सॉल्यूट का। एंड M2 क्या है? मोलर मास सॉल्यूट का। एंड N1 क्या है? गिवन मास सॉल्वेंट का, सॉरी, एंड M1 क्या है? मोलर मास सॉल्वेंट का। W1 क्या है? गिवन मास सॉल्वेंट का, एंड M1 क्या है? मोलर मास सॉल्वेंट का। तो आप यहाँ पर वापस से वैल्यूज पुटअप कर दो, फिर से वैल्यूज पुटअप कर दो, तो ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1। तो क्या मैं इसको मैथमेटिक्स वाला अपना फंडा लगाकर ऐसा नहीं लिख सकता? तो ये कैसा दिखने लगेगा फाइनली मुझे? तो ये फाइनली मुझे दिखने लगेगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय M1 अपॉन W1। एंड दिस इज द फुल फ्लेजेड एंड द फाइनल फार्मूला जिससे आप लोग मोलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हो। अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो आप यहाँ से उसका मोलर मास निकाल सकते हैं, अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। जो वैल्यू आपको चाहिए वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो गाइज आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद करने? एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करना है वेपर प्रेशर का, एक आपको ये मोल्स वाला फॉर्मूला अच्छे से याद करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, और एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। ये मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हो, यूजुअली सॉल्यूट का डिटरमाइन करने के लिए आता है। नोट करो, इससे मिलता जुलता है क्वेश्चंस कराता हूँ। एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको इससे मिलता जुलता, और ये क्वेश्चन बेसिकली एनसीईआरटी का ही है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ ठीक है,
चलो बड़े, चलो तो बहुत बढ़िया तरीके से हमको चीज समझ में आ गई है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। फॉर्मूला भी क्लियर ही है, फॉर्मूला को हमने अच्छे तरीके से डिराइव करना सीखा है, फॉर्मूला बढ़िया तरीके से क्लियर है। एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लेते, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, आपको दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टन टेम्परेचर। कोई टेम्परेचर होगा, आपको बताइए वेपर प्रेशर तो टेम्परेचर के हिसाब से कांस्टेंट चलना चाहिए, इज 0.850 बार। आई थिंक बार में दे रखा है क्वेश्चन। हाँ, एक नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड ऐड किया गया, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is added, that is 0.5 grams। कितना ग्राम ऐड कर दिया, 0.5 ग्राम ऐड कर दिया इस बेंजीन के अंदर, इनटू दैट इज 0.5 ग्राम सॉल्यूट इनटू 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। 39 ग्राम बेंजीन के अंदर ऐड कर दिया, यही बोल रहा है। हाँ, 39 ग्राम बेंजीन के अंदर ऐड कर दिया। अब आपको कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बहुत इन्फॉर्मेशन है यार। तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 0.845 बार। तो आपसे कह रहा है फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको ये पता लगाना है कि आपने जो सॉल्यूट ऐड करा है, इस सॉल्यूट का मोलर मास कितना है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को सवाल सॉल्व करने से पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको P1 नॉट दे रखा है 0.850 बार, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है। आपको P1 भी दे रखा है 0.845 बार, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, आप दोनों बोल सकते हो। ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी है, ये देखो, या आप ऐसा भी बोल सकते हो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन यानी इस बेंजीन को जब आपने इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर इतना हो गया, क्योंकि यही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी है, तो दोनों बात एक है। इसके अलावा आपको W1 यानी कि आपको आपके बेंजीन का गिवन मास दे रखा है 39 ग्राम। देखो, अच्छा, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकालना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, एक कार्बन का मास 12, टोटल कार्बन 6 हाइड्रोजन, 72 + 6 78। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 78 ग्राम हो गया। आपको यहाँ पर W2 दे रखा है 0.5 ग्राम सॉल्यूट मिलाया, ये तुम्हारा सॉल्यूट है, और इसका आपको मोलर मास M2 निकालना है। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। P1 नॉट क्या है, 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू W2 की वैल्यू क्या है, 0.5 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय 78 अपॉन 39। कर डालो सॉल्व। मेरे को ये 2 टाइम्स कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 0.005 दिख रहा है अपॉन 0.850 दिख रहा है, ये 1 हो जाएगा 1 अपॉन M2। अगर यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 850 और 1 अपॉन M2। तो M2 क्या हो जाएगा, 850 अपॉन 5, 5 × 5, 3 कैरी 170। तो 170 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कितना इजी सवाल, कितने आराम से हो गया, आप देखो, बिना किसी परेशानी के हो गया। तो इस तरीके के आपको सवाल सॉल्व करने पड़ सकते हैं। चलो इसको नोट करो।